चलिए, तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में सीखा वो था ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन। बल्कि मैं अभी आपको उसके क्वेश्चंस भेज नहीं पाया हूँ, अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। जो लास्ट आर्टिकल मैं यहाँ पढ़ाना चाहूंगा वो है बेसल इनइक्वालिटी। बेसल इनइक्वालिटी और बाकी कंसेप्ट की तरह ये भी जो हमने पढ़ा है उसी का जनरलाइजेशन है। तो पहले जो पढ़ा है वही समझ लेते हैं। मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ एक छोटा सा। फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर स्पेस जो है वो R3/R ले लेता हूँ और एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ले लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है जिसको आप स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल ही है। कोई भी दो का आप लेके देखिए स्टैंडर्ड इन अ प्रोडक्ट 0 ही आएगा और हर एक का नॉर्म 1 है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ठीक है, कोई वेक्टर ले लेते हैं। तो मैंने मान लिया V1 I प्लस V2 J प्लस V3 K। तो बच्चों मैं इसे I, दूसरे वाले को J और इसे K मान सकता हूं या नहीं? I J K का यही मतलब हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, तो यार ये बताइए अगर मैं वेक्टर V है तो V डॉट I कितना आएगा? V1 V डॉट J V2 और V डॉट K V3। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, इन तीनों को जोड़ूं, तो क्या V डॉट I मॉड हो रहा है तो स्केलर क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस V डॉट J मॉड स्क्वायर प्लस V डॉट K मॉड स्क्वायर, तो किसके बराबर आ जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। तो ये वेक्टर V का स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा? यस सर। तो यार ये तो बराबरी वाला एक छोटा सा एग्जांपल था। अब मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाना चाहिए। पहले स्टेटमेंट बताता हूँ फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, आपको लगेगा सब वही चीज। इफ V is an inner product space and W1 W2 up to Wn is an orthonormal set, orthonormal set in V, then summation of mod of inner product of any Wi will be mod square I from 1 to n, that will be less than equal to norm of V square, and this is true for every V belongs to। ये प्रूफ करना है हमें। आप कहेंगे सर आपने जो समझाया उसमें और इसमें तो काफी अंतर है, आपने तो बराबरी का ले आए आप। तो ध्यान दीजिए प्लीज, मैंने बेसिस लिया था। अगर केवल मैं बेसिस चीजों पर केवल दो ही वेक्टर लूं, I और J, I और J का मतलब मैं 1 0 0 और 0 1 0 ही लूं, तो फिर V डॉट I मॉड स्क्वायर प्लस V डॉट J मॉड स्क्वायर जो आएगा वो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर ही आएगा ना। तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा कि ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर से तो छोटा ही होगा। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोला है या ऑर्थोनॉर्मल सेट बोला है?
हेलो, ऑर्थोनॉर्मल है। यस सर। हाँ, तो मैंने यहाँ राइट में बेसिस ले लिया था तो बराबरी हो गई। अगर पूरा बेसिस नहीं लिया, इस बार देखिए आप नीचे मैंने केवल 2 ही वेक्टर लिए, तो लेफ्ट साइड वाला समेशन छोटा पड़ जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, अच्छा बेसल जो इनइक्वलिटी है वो इक्वलिटी में कब बदलती है। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है 2 वेक्टर, ऑर्थोगोनल है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन जितना बेसिस होता है अगर उतना ही लेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का कलेक्शन, तब तो बराबरी हो जाएगी, वरना राइट साइड बड़ा हो जाएगा। क्या मैं कंसेप्ट समझा पाया? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब इसका जो प्रूफ होगा वो स्टैंडर्ड वे में हम बात करते हैं। तो प्रूफ में आसान है तरीका, लेट V belongs to B, एक कोई भी वेक्टर ले लीजिए, B आर्बिट्रेरी, हम एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक हो गया। लेट अस कंसीडर एक वेक्टर में एड्स ले लेता हूं जो V माइनस समेशन, उसी तरह अल्फा आई बी आई और W से बनाते हैं इसको, W आई फ्रॉम 1 to n टाइप का है। हमें बताना चाहिए कि अल्फा क्या है, तो अल्फा आई इनर प्रोडक्ट ऑफ V और W आई, ये अल्फा आई की वैल्यू है। मतलब आप अगर समझे तो एड्स क्या है, V माइनस अल्फा 1 W1 से लेकर अल्फा एन W1 तक, इस तरह का लिया है आपने एड्स। ये एड्स हमने एज्यूम कर दिया कोई एक जनरल एड्स लेके, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैंने एड्स को जनरल वेक्टर लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक्स्ट्रा साइन प्रोडक्ट ले लूंगा। मैं राइट साइड में थोड़ा सा समझाता हूं, बस इतना ही काम है कि एक्स कोई भी वेक्टर हो उसका इनर प्रोडक्ट, तो ये नॉन नेगेटिव ही आएगा ना, इस कंसेप्ट का यूज करना है। तो एक्स्ट्रा साइन प्रोडक्ट ले लीजिए, उसे नॉन नेगेटिव कह दीजिए, अपने आप प्रूफ हो जाएगा सब। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, inner product of x with x will be non-negative. That is, x3 जो क्या रखेंगे, v minus summation I from 1 to n alpha I wi, दोबारा वही v minus summation I from 1 to n alpha I wi, and this inner product is greater than or equal to 0. क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ तक तो आ ही रहा होगा, समझना तो अब आगे है, ठीक है। तो इसको कैसे करें, पहले v के साथ कर लेते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद सिग्मा अल्फा आई wi I फ्रॉम 1 to n, ऐसे लिखना सीखिए। अब दूसरे वाले के साथ होगा माइनस समेशन I फ्रॉम 1 to n अल्फा आई, तो ऐसे रहा, इनर प्रोडक्ट होगा wi का किसके साथ, v के v के साथ, और लास्ट में प्लस हो जाएगा। यस सर। 2 समेशन लगाने पड़ेंगे, ऐसा कर देते यार, हम दूसरे वाले में समेशन j ले लेते तो ठीक था, क्या फर्क पड़ता है। ये प्लीज ऊपर वाली लाइनों में j इक्वल टू 1 to n कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? समेशन No, i फ्रॉम 1 to n हो या समेशन j फ्रॉम 1 to n हो, वही टर्म है, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन कहने को हो जाएगा कि ये i वाला है समेशन पहला वाला, ये j वाला समेशन है 1 to n, लेकिन यहाँ j लिखा है तो मुझे j कुछ और जगहों पर भी करना चाहिए था, v का v के साथ
दूसरी टर्म में हो सेकेंड वाली टर्म। जाएगा सेकेंड टर्म में j फ्रॉम 1 to n, तो मुझे वहां भी j में ही लाना चाहिए था, अल्फा j ओमेगा j, अल्फा j ओमेगा j में आ जाना चाहिए था फिर। तो अब यहाँ क्या आएगा, अल्फा j बार होगा ना, यस और इनर प्रोडक्ट WI wj, एंड द होल सिस्टम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से प्रूफ हो जाएगा। पहला वाला क्या आएगा, नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, ठीक है। यस सर। दूसरे में कोई बदलाव आएगा? एक्स्ट्रा यूज करते हैं। देखिए प्लीज, मैंने सबसे ऊपर गोल बना रहा हूँ, अल्फा आई, पहली टर्म ठीक है। दूसरे में क्या लिख सकते हैं, अल्फा जे बार बाहर आएगा ना, दूसरे को क्या लिख सकते हैं, ये सब बाहर आएंगे, अल्फा जे बार जे फ्रॉम 1 to n, और इनर प्रोडक्ट किसका रहेगा, v और w जे का, माइनस तीसरे में i फ्रॉम 1 to n, अल्फा i इनर प्रोडक्ट ऑफ w i होगा यहाँ पर, w i और v, और चौथे में कितना आएगा आपके हिसाब से? सब ऑर्थोनॉर्मल सेट है ना w का स्टेटमेंट के हिसाब से? यस। देखिए प्लीज, ये सेट पूरा ऑर्थोनॉर्मल है, कोई भी दो का अगर आप डिफरेंट का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आ जाएगा। केवल बराबरी उसी समय आएगी जब i और j बराबर होंगे, इक्वल होंगे। i और j बराबर होंगे, दोनों जो i रख दोगे एक ही टर्म आएगी वो, तो वो हो जाएगा अल्फा i बार इनर प्रोडक्ट ऑफ wi इक्वल टू 0। समेशन हट जाएगा लास्ट टर्म से, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ या नहीं? यस। तो दिस माइनस j फ्रॉम 1 to n, अब तो एक ही समय वो है, तो अब जे जो दोबारा आई लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ अल्फा i बार, और इसको भी wi कॉमा v बार हो जाएगा। यहाँ ऐसे रहने दीजिए, i फ्रॉम 1 to n अल्फा i wi कॉमा v, और लास्ट में जो 1 हो जाएगा, तो ये अल्फा i मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड अल्फा i मॉड नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, तो ठीक है। अल्फा i को क्या लिख सकते हैं, दोबारा पीछे देखिए तो अल्फा i क्या था, कहाँ गया, ये था v और wi का लास्ट टर्म जो है, v और wi का इनर प्रोडक्ट है अल्फा i, तो इसके मॉड का स्क्वायर।
ये दोनों में क्या होगा आपस में रिलेशन? तीसरा तो प्लस वाले को लिख लें, वो भी ठीक है। इक्वल टू 1 to n अल्फा इट इज योर v और wi, तो ये हो जाएगा दूसरा v और wi बार, और जो दूसरी टर्म थी उसको मैं लास्ट में लिख रहा हूँ माइनस i फ्रॉम 1 to n अल्फा i बार, तो v और wi का बार और ये v और wi, ठीक हो गया। तो देखिए प्लीज क्या बचा, नॉर्म ऑफ v स्क्वायर प्लस नॉर्म v और wi नॉट स्क्वायर माइनस ये भी आपके पास i फ्रॉम 1 to n v और wi मॉड स्क्वायर बन रहा है, अगली टर्म भी यही बन रही है, v इन अ प्रोडक्ट ऑफ v और wi मॉड स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n greater than equal to 0। दो टर्म कैंसिल हो जानी चाहिए थी ना? सर हमने सेकंड वाली में समेशन हटा दिया। नहीं, हमने ना यहाँ समेशन दोनों एक साथ नहीं हटाने थे, यहाँ मिस्टेक किया। ऊपर देखिएगा, जब j इक्वल टू आई रखा ना, तो जे टी जो है तो आई रख दीजिए। अब आई तो रहेगा 1 से n तक, तो वो यहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए था समेशन, तो वो ये रहता, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, बस हो गया, ये मिस्टेक थी। तो नॉर्म ऑफ v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड wi मॉड स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, यही बेसल इनइक्वालिटी, कुछ नहीं है उसमें करने के लिए ज्यादा, बहुत एलिमेंट्री चीज है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, केवल समेशन का अंतर था कि यहाँ पर जो मैंने गोल बनाया है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि जे टी एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें वो आई के बराबर हो, जे इक्वल टू आई रख रहा हूँ, वो ठीक है, लेकिन अब आई तो रहेगा ही 1 से n तक, जे टी केवल एक वैल्यू तभी बराबरी होगी, उसी समय ये 1 आएगा, बाकी जो है 0 हो जाएंगे, क्योंकि सब ऑर्थो नॉर्मल है wi और wj। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो बच्चों बस हो गया, बाकी तो वो समेशन है, दो टर्म कट जाएंगे, ये पहले कोई दो रहेंगी और ये हो जाएगा। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसके बदले आपके दिमाग में यहाँ जो मैंने शुरू में राइट साइड में पढ़ाया है, ये समझिए कि कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर लीजिए, उसका आप वहां तो सामान्य वेक्टर लेंगे, कोई आपस में ऑर्थोगोनल है, उन सबके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके मॉड का स्क्वायर करिए, तो राइट साइड वाली टर्म या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। बराबर तब होगी जब आप ऑर्थोनॉर्मल सेट को बेसिस लेंगे, बेसिस नहीं लेंगे तो राइट साइड बड़ी हो जाएगी, यही बेसल इनइक्वालिटी है। और आप बेसल से क्रॉसी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी डिराइव कर सकते हैं चाहे। तो ये आपके पास लास्ट रिजल्ट, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। तो अब आपका लीनियर अलजेब्रा में इस समय लगभग पूरा ही हो गया। फिर अभी तो बाकी चीजें अभी रह गई हैं, इसमें मुझे पढ़ाना चाहिए था आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स को लीनियर ऑपरेटर के एंगल से। ऑपरेटर पे काफी कुछ चीजें बची हैं बच्चों, अगर कुछ समय के बाद समय मेरे पास होगा तो मैं 1 घंटा ये भी पढ़ा दूंगा आपको। और रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम रह गई थी,
जो पढ़ाई जानी चाहिए थी वैसे। तो पढ़ाई देते हैं, अभी तो समय है ही हमारे पास। एक आज ही पढ़ा लेता हूँ इसको भी, क्योंकि जब लास्ट ही है तो फिर मैं कब पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि वो छूट जाए। तो अभी पढ़ लेते हैं रीच रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। तो ऐसा करते हैं ना, इसको मैं लेक्चर को ब्रेक कर देता हूँ। 12:52 हो रहे हैं, 12:55 पे जुड़ जाते हैं हम लोग, या 1 बजे जुड़ते हैं दोबारा, और फिर उसके बाद 20 मिनट में वो भी हो जाना है। चलिए ठीक है, 1 बजे जुड़ते हैं। थैंक यू।